अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर पे मैं हूँ आपकी मेज़बान शहर बानो अबान और मेरे साथ मौजूद है इमरान सनाउल्लाह। प्रोग्राम में जी सबसे पहले बात करेंगे एशिया कप में पाक भारत कल के मैच के हवाले से। सबसे पहले हम बात करेंगे और आपको बताएं कि कल का मैच तो आपने देखा ही होगा और उसमें जो खेल के अंदर जो सियासत शामिल की गई है भारत की जानिब से, उस पर पूरी दुनिया में इस वक्त आवाज़ें उठ रही हैं। पीसीबी ने यह मुतालबा किया है कि मैच रेफरी को हटाने तक पाकिस्तान एशिया कप का कोई मैच नहीं खेलेगा। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का यह कहना है कि अगर आईसीसी और एमसीसी ने रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से ना हटाया तो पाकिस्तान एशिया कप का कोई मैच नहीं खेलेगा। इस हवाले से पीसीबी ने कवानीन और कवायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर आईसीसी और एमसीसी को एहतजाजी खत भी लिख दिया है। आपको बताएंगे कि मैच रेफरी एंड्री पाइक्राफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालबा किया गया है। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर उस्मान बाला को भी खत में ताख़ीर करने पर ओहदे से हटा दिया गया। गुज़श्ता रोज़ एशिया कप के मैच के अख्ताम पर भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाने से साफ इनकार कर दिया था। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने टॉस के मौके पर भी पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया। मैच के अख्ताम पर सूर्या कुमार यादव और शिवम धोबे पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए बगैर ही ड्रेसिंग रूम में चले गए। सूर्या कुमार यादव ने बाकी भारतीय खिलाड़ियों को भी मैदान छोड़ने का इशारा दिया। इस दौरान पाकिस्तानी टीम मैदान में खड़ी रही और इस रवैये पर पाकिस्तानी टीम के कप्तान ने बतौर एहतजाज पोस्ट मैच रिप्रेजेंटेशन में शिरकत से इनकार कर दिया। आपको बताएं कि सूरत हाल इस वक्त इंतहाई अलार्मिंग हो चुकी है। जब भारतीय कप्तान ने जीत को पहलगाम वाक़े के नाम कर दिया तो खेल में सियासत को शामिल कर लिया गया। हालांकि आईसीसी कवानीन के मुताबिक खिलाड़ियों को मजहब, सियासत या कौमियत पर गुफ्तगू करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं। पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन ने भारतीय टीम के रवैये को मायूस कुन करार दिया और कहा कि ये खेल के असूलों के खिलाफ है। सवाल ये है, क्या खेल को दुश्मनी की सियासत में झोंक कर भारत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा और क्या आईसीसी इस खुली खिलाफ वर्जी पर खामोश तमाशाई नहीं बनी हुई? इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं शाहनवाज राना साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सारी सूरत हाल आपने देखी, भारतीय दोगली पॉलिसी कहें या हम कहें कि ये जमहूरियत के नाम पर जो ढोंग अपने मुल्क में रचाते हैं वही इन्होंने खेल के मामले पे किया कि खेल भी रहे हैं और खेल को खेल की तरह इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। जिस तरह से ये लोग हाथ नहीं इन्होंने मिलाया, उसके बाद ये ड्रेसिंग रूम में चले गए, एक टीम वहाँ पर खड़े होकर इंतज़ार करती रही। इस सारे मामले पर ये जो मुतालबा किया गया पीसीबी का, आप क्या समझते हैं, कितना बेहतर है? देखिए, बात ये कि ये हकीकत है कि पीसीबी ने जो ये इक़दाम उठाया है ये काबिल तहसीन है कि हम अपनी इज्जत के ऊपर और अपने वक़ार के ऊपर तो समझौता नहीं कर सके, लेकिन कर सकते। बात असल में ये है कि जिस तरह से आगाज से ही भारतीय टीम ने जो है वो अपने एटीट्यूड को तब्दील किया। वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरफ देख भी नहीं रहे थे और आपने देखा कि जब नेशनल एंथम जो है वो दोनों ममालिक का बजा है तो जो ब्रॉडकास्टर हैं उनका रवैया भी काबिल दीद था और वो ये था कि उन्होंने जब अगर पाकिस्तान का नेशनल एंथम बज रहा था तो उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को नहीं दिखाया बिल्कुल भी, और तमाशाइयों को और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दिखाते रहे। इसी तरह से जब भारत का नेशनल एंथम जो था वो बजना शुरू हुआ है तो फिर पाकिस्तानी खिलाड़ी जो थे वो गायब हो गए थे और सिर्फ जो तमाशाई क्रिकेट थे वो नजर आ रहे थे। आगाज यहीं से शुरू हुआ और फिर इसके बाद ये कि जब टॉस हुआ तो आपने देखा कि टॉस के बाद भी टॉस हारने वाला कप्तान जो है वो जीतने वाले कप्तान से हाथ मिलाता है। सूर्या कुमार जो थे वो बगलों में हाथ दिए, एक तरफ हो गए और उसके बाद वो बात करने के बाद चले गए और उन्होंने हमारे कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। फिर जब मैच का इख्तिताम होता है तो दोनों टीमें एक दूसरे से मुसाफा करती हैं। हारने वाले जीतने वालों को जो है वो की तारीफ करते हैं और हारने वाले जो है वो जीतने वाले जो है वो हारने वालों को तसल्ली देते हैं। ये एक होता है। कोड ऑफ कंडक्ट की जो है वो खिलाफ वर्जी भारत ने जो है वहां पर भी की। तो ये सारी चीजें जो है, फिर अंपायर का रवैया जो था वो ऐसा हो गया था कि वो ये सोच रहा था कि सिर्फ पाकिस्तान के बल्लेबाजों के पैड के ऊपर गेंद लगे और मैं जो है फौरन उंगली जो है वो खड़ी कर दूं। और यहाँ हमने देखा कि 4 फैसले उसने दिए और चारों जब वो रिवर्स हुए तो फिर उसके बाद पता चला कि ये चारों जो थे वो गलत थे। तो पाकिस्तान बोर्ड ने जो ये फैसला किया है और आईसीसी को इस पर जाहिर है कि आईसीसी ने भी इसको देखा होगा, तो अब देखना ये है कि वो इसके ऊपर फैसला क्या करते हैं। आया वो इस अंपायर को इस टूर्नामेंट से बाहर करते हैं या फिर किसी भारतीय हठधर्मी का शिकार होता है ये टूर्नामेंट। और अगर पाकिस्तान ने ये कहा है कि इस अंपायर को अलहदा नहीं किया
तो हम टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, तो इसके ऊपर इन्हें कायम और दायम रहना चाहिए और किसी चीज के ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब हम सियासत नहीं कर रहे किसी मतलब खेल के ऊपर, तो भारत को क्या हक हासिल होता है कि वो उनका कप्तान जो है वो बात करे कि ये हम पहलगाम हमले के जो मुतासरीन हैं हम उन साथ हैं और ये वो, मतलब खेल को खेल रहने दें, सियासत मत बनाएं। अगर सियासत बनाएंगे तो बात बहुत आगे तक चली जाएगी। अच्छा राणा साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है कि खेल को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए, लेकिन हम भारतीय कप्तान का जो स्क्रिप्ट था ना वो बड़ी तैयारी करवा के उसको भेजा गया था, जिस तरह से उसने स्क्रिप्ट पढ़ा है। आप क्या समझते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, क्या कार्रवाई हो सकती है मुमकिन तौर पर? देखिए जी, मुमकिन तौर पर तो जो मुतालबा पाकिस्तान का है वो होना चाहिए, उसको आईसीसी को से देखना चाहिए। और अंपायर जो होता है वो बुनियादी तौर के ऊपर एक न्यूट्रल मतलब शख्सियत होती है और उसका मतलब जो लुबेरबाब होता है, जो उसकी सारी कंसंट्रेशन होती है वो खेल पर होती है, ना कि सियासत पर होती है। और मेरा ख्याल है कि अंपायर जो था वो बिल्कुल बाइस था और उसने ये सोच रखा था या उसको ये बता दिया गया था कि आपने हर फैसला पाकिस्तान के खिलाफ देना है, लिहाजा ये कि हमारा क्लेम जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। पीसीबी ने भी देखे ना एक फैसला किया, एक स्टांस लिया और नकवी साहब जो हैं वो मैं समझता हूँ इस हवाले से काबिले तहसीन है कि उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया और उन्होंने अपने एक मुलाजिम को जो है, जो पीसीबी का मुलाजिम था, उसको भी फारिग किया कि उसने इस मामले को इतना डिले क्यों किया। जब ये मामला उठा था तो फौरी तौर के ऊपर जो था उस्मान वाला को चाहिए था कि वो आईसीसी से राब्ता करते और उनकी तवज्जो जो थे वो उस तरफ मजबूल कराते, लेकिन उन्होंने इस मामले को थोड़ा सा लेट किया। खैर चलें, उन्होंने उसके हवाले से भी फैसला किया और उस्मान वाला को जो है वो फारिग कर दिया। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि अगर पाकिस्तान ये टूर्नामेंट नहीं खेलता तो टूर्नामेंट उड़ के रह जाएगा। तो राणा साहब, सवाल मेरा यही है कि टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा जिस चीज का इंतजार होता है वो पाकिस्तान और भारत के मैचेस का होता है और यही मैचेस होते हैं जिसके लिए बहुत सारे पैसे भी लगाए जाते हैं, लोग इतनी भारी भारी कीमत दे के टिकट्स खरीदते हैं। टूर्नामेंट की पहले से ही एक तैयारी होती है। पाकिस्तान अगर अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा, अगर उनकी जानिब से एम्पायर चेंज ना किया गया, पाकिस्तान इसको नहीं खेलता, तो कितना नुकसान होगा इससे भारत को? भारत का तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा नुकसान होगा और खाली सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया में उसकी जगहसाई जो है वो होगी। और ये चूंकि भारत इसका अपना मेजबान है इस टूर्नामेंट का और ये टूर्नामेंट भारत में होना चाहिए था, लेकिन भारत की हरदर्मियां जो थी वो 2023 से पाकिस्तान के खिलाफ चलती चली आ रही हैं और हम हैं कि हम दरगुजर से काम ले रहे हैं, लेकिन दरगुजर का मतलब बुज़दिली नहीं होता। अब अगर हमारा बोर्ड जो है वो खड़ा हो गया है और हमने एक मजबूत जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है तो हमें उससे नहीं हटना चाहिए। नुकसान और फायदा जो है वो इज्जत से बढ़कर नहीं होता, इज्जत सबसे बड़ी होती है और हमारे नजदीक जो है पाकिस्तान की इज्जत सबसे अहम है। हमें अपने पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर नाज है कि जिसने धूल चटाई। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि अब उन्होंने भी सियासी बात की है तो मुझे भी सियासी बात करना पड़ रही है। अदरवाइज ये कि खेल को खेल पर रहने दें, लेकिन अगर अब हमने इस मामले को उठा लिया है और हम इस पर खड़े हो गए तो फिर नुकसान और फायदे का कुछ नहीं सोचना चाहिए। कौम की इज्जत, पाकिस्तान की इज्जत जो है वो सबसे बड़ी इज्जत है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज राणा साहब। और बड़े अहम नुकात पे जी आपने बात की और बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, को खेल ही रहना चाहिए और बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जी, वर्ल्ड कप होता है, इससे बड़े इवेंट्स होते हैं और पूरी दुनिया में ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं और बड़े बड़े हरीफ और हलीफ जो है एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, लेकिन इस तरह की जो घटिया हरकत है जो कि भारत ने की है वो किसी और हम मुल्क से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें जाकर सब लोग ही सियासत भूल जाते हैं और रखी भी इसलिए जाती है कि मुल्कों को आपस में प्यार बढ़े, आवाम जो है वो इन चीज़ों को देखे। लेकिन हमने भारत को देखा कि कभी भी भारत ने हडारामी और इस तरह की हरकतों करते हुए कभी भी मायूस नहीं किया। जंग के मौके पर तो वो हरा नहीं सके, उन्होंने सोचा कि कहीं हम ऐसी कुछ हरकतें करें, कुछ अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लेकर आएँ, हाथ नहीं मिलाएं, ताकि लोगों को भी पता चले कि हम जो हैं वो हार चुके हैं और हम इस मकाम पर भी हार चुके हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। मोदी की बात हो ही रही है तो मोदी हुकूमत के इम्तियाजी रवैयों और सख्त गिर पॉलिसियों के बायस भारत में अक़लियतों के बुनियादी हकूक़ बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं और हम अक्सर ये बात करते आते हैं। मुसलमान, ईसाइयों और दलितों के बाद अब सिख बिरादरी भी अपने मजहबी फ़राइज़ की अदायगी में मुश्किलात और रुकावटों का सामना कर रही है। भारतीय सिख अपने ही मजहबी फ़राइज़ अदा करने से महरूम है। गुरुद्वारों में इबादत और पाकिस्तान आने की इजाज़त रोक कर मोदी सरकार ने अपना असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। ख़ास तौर पर
करतारपुर राहदारी की हम बात करें तो यात्रियों के सफर से मुताल्लिक का मामलात ने एक बार फिर दुनिया को ये बावर कराया है कि भारत में मजहबी आज़ादी किस कदर नाजुक और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो चुकी हुई है। बिल्कुल, पाकिस्तान ने हमेशा अपने वादे और विजन के मुताबिक सिख बरादरी के लिए एहतराम और सहूलियात को यकीनी बनाया है। करतारपुर राहदारी इस हकीकत की जिंदा मिसाल है जिसके ज़रिए न सिर्फ मजहबी रसूमात की अदायगियों को आसान बनाया गया है बल्कि दिलों को करीब लाने का भी अमली सबूत दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से यात्रियों के लिए फराहम की जाने वाली सहूलियात आलमी सतह पर अमन और रवादारी के पैगाम की अक्कासी करती हैं। दूसरी जानिब भारत में अक़लियतों पर बढ़ते दबाव और उनके हुकूक तलब किए जाने पर आलमी इंसानी हुकूक के जो इदारे हैं और मग़रबी हुकूमतों की मुसलसल खामोशी ने बहुत से सवालात को जन्म दिया है। मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स में ये खदशा ज़ाहिर किया गया है कि भारत में अक़लियतों के ख़िलाफ़ रवैया तशवीशनाक सतह इख्तियार कर चुका है, लेकिन मौसर कार्रवाई ना होने से हालात मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं। अब वक्त यह आ गया है कि मकामी और आलमी सतह पर भारत के अक़लियत दुश्मन इक़दामात को बेनकाब करने के लिए अमली और मुनज़्ज़म कोशिशें की जाएं। बिल्कुल, आलमी इदारों को चाहिए कि वो भारत में अक़लियतों के साथ होने वाले सलूक की शफाफ तहकीकात कराएं और मजहबी आज़ादी के आलमी कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। पाकिस्तान ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि वो इक़्तिदार और रिवायत के मुताबिक मजहबी आज़ादी और इंसानियत के साथ खड़ा है और अपने सिख भाइयों के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर, हमारे साथ मौजूद हैं रमेश सिंह अरोड़ा साहब। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। सर, भारत में अक़लियतों पर बढ़ते मज़ालिम और आलमी इदारों की खामोशी किस तरफ इशारा करती है? आप क्या समझते हैं मामलात किस हद तक आगे बढ़ जाएंगे? ठीक है, रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता, अच्छा इमरान, हमने पहले भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया कि अक़लियतों का अगर हम बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अक़लियतों को पहुंच रही है। वो मुसलमान हैं, वो सिख हैं, अब ईसाइयों के साथ भी ये सलूक किया जा रहा है। हमें ज्वाइन किया है रमेश साहब ने, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया प्रोग्राम में। भारत में हम एक अरसे से देख रहे हैं कि अक़लियतों के साथ क्या सलूक हो रहा है। पहले मुसलमानों के साथ इतना जुल्म किया गया, ईसाइयों के साथ, और अब सिखों को भी उनकी मजहबी रसूमात पर मुश्किलात का सामना आ रहा है। क्या कहेंगे आप? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। मैं इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त भारत का जो चेहरा है वो दुनिया के सामने अयां हो गया है। और ये आपने देखा कि जिस तरह का भी उन्होंने लेटर निकाल के अपने सारी जो स्टेट्स हैं, खासकर जहाँ पे हमारी सिख मेजॉरिटी है, वहाँ पे लेटर भिजवाया है और उसके अंदर उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि किसी भी सिख को भारत से पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं होगी टू सेलिब्रेट द बर्थडे फेस्टिवल ऑफ श्री गुरु नानक देव जी। आपको बखूबी अंदाजा है कि 2019 में हुकूमत पाकिस्तान ने करतारपुर सब को राहदारी खोल के दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान इज ए डाइवर्स कंट्री। और जब हम अक़लियतों के हकूक़ की बात करते हैं, अक़लियतों की रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं, अक़लियतों के वर्शिप प्लेसेस को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, तो ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, ये हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया। 2019 में रियासत पाकिस्तान ने सिख कौम को गुरु नानक देव जी के 550 साल जन्मदिन पे तोहफा दिया। फिर मौजूदा हुकूमत में वज़ीर आला पंजाब बार बार एक बात करती है कि अक़लियत मेरे सर का ताज है और वो उसका इजहार किसी आम मीटिंग में नहीं करती, ऑन द फ्लोर ऑफ द पंजाब असेंबली करती हैं। और फिर वही जो उनका विजन है उसको हम ट्रांसलेट करते हैं इनटू एक्शन। जो हालिया फ्लड है, इस हालिया फ्लड में आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर खुद चल के करतारपुर सब गई, वहां पे उन्होंने डायरेक्शन दी और 24 घंटे के अंदर गुरुद्वारा करतारपुर सब के अंदर से पानी निकाला गया। और वो ना सिर्फ पाकिस्तान की सतह पे, भारतीय पंजाब में जिस तरीके से उसको अप्रिशिएट किया गया, वर्ल्ड वाइड जिसको अप्रिशिएट किया गया, फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का पैगाम, और फिर नेक्स्ट डे फील्ड मार्शल खुद चल के ना सिर्फ सिख कम्युनिटी से मिले बल्कि उनके साथ सॉलिडारिटी की और ये पैगाम दिया कि हम सब एक हैं और करतारपुर सब की रौनकें पहले से ज्यादा बहाल होगी। अब भारत अपनी जो इस वक्त जो पॉलिसी लेके चल रहा है, ये पॉलिसी वही है जो हिंदुत्व की पॉलिसी है, जिस पॉलिसी के तहत ना तो वहाँ पे सिख महफूज है, ना मुस्लिम महफूज है, ना दलित महफूज है, ना क्रिश्चियन महफूज है। और बिल्कुल रमेश साहब, आपने दुरुस्त कहा कि भारत में कोई भी अक़लियत जो है वो महफूज नहीं है, लेकिन सिख बरादरी जो कि हर साल आती है और साल में कई दफ़ा आते हैं यहाँ पर, पाकिस्तान में बेहतरीन इंतजाम देख के वो तो तारीफ़ करके जाते हैं। और ना सिर्फ भारत से सिख यात्री आते हैं बल्कि पूरी दुनिया से हम देख रहे हैं कि जब भी वो आते हैं तो इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि पाकिस्तान में इंतजाम बेहतरीन हैं। जब जिन्होंने आना है वो ये तस्लीम करते हैं और वो राज़ी हैं और खुश के जाते हैं कि इंतजामात बेहतरीन है, तो भारत की हुकूमत कौन होती है उनको रोकने वाली? भारत की हुकूमत कौन होती है, अगर तो आपका जवाब भारत ही दे सकता है कि वो क्यों रोकती है। बेसिकली भारत जो है
जो अपने आप को एक सेकुलर स्टेट कहता है, बदकिस्मती से आज वो सेकुलर स्टेट एक हिंदुत्व सपोर्ट स्टेट बन चुकी है। आज भारत का वो इंटेलेक्ट, भारत की वो फोर्सेज जो अपने आप को सेकुलर भारत कहती है, आज उनको ये सोचना होगा आज भारत सफारती महाज पे क्यों अकेला है। और आज ये जो पाकिस्तान है वो 6 मई से पहले वाला पाकिस्तान नहीं है। आज ये पाकिस्तान 9 मई के बाद, 10 मई के बाद एक डिफरेंट पाकिस्तान है। आज सफारती तौर पर दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़ी है, जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करता है, जो सोशल कोहेजन की बात करता है। दिफाई तौर पर फील्ड मार्शल ने और हमारी तमाम पाक अफवाज ने, पाकिस्तान नेवी ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने आज पाकिस्तान को की आवाम को सरखरूख किया, पाकिस्तान का जो परचम है उसको सरबुलंद किया, जिसका सेहरा हमारे फील्ड मार्शल तक को जाता है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जाता है। आज भारत जो भारत के वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, बदकिस्मती से जब उनको वो 400 पार की बात करते थे, जब भारत की आवाम ने उनको 400 पार नहीं दिया, तो आज शायद ये जो बदला है वो भारत की आवाम से ले रहे हैं। आज ये भारत की आवाम को सोचना होगा। और ये जो आपका सवाल है ये बड़ा पर्टिनेंट वैलिड क्वेश्चन है कि एक तरफ वो रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है और दुनिया भर में वो कहता है कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतें महफूज नहीं है, तो आए तकाबली जायजा कर ले। वैसे तो मैं इस तकाबली जायजे के हक़ में कभी भी नहीं रहा कि देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत के अंदर तो भारत का जो सियाह चेहरा वो सबके सामने है। जिस तरीके से 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, आज तक पाकिस्तान के अंदर कभी आपको स्टेट ओन्ड टेररिज्म ऑन द अबाउट द माइनॉरिटी, स्टेट ओन्ड प्रोसिक्यूशन व्हेन इट कम्स टू माइनॉरिटीज नहीं नजर आएगी। लेकिन भारत के खून के हाथ जो खून से रंगे हुए हैं, चाहे वो मुस्लिम सादात गुजरात के अंदर, चाहे वो कश्मीर के अंदर हो, चाहे 1994 बिल्कुल हम देख रहे हैं कि अब मोदी हुकूमत के इम्तियाजी रवैये और सख्तगीर पॉलिसियाँ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सामने आ रही हैं। इंटरनेशनली भी लोग इस सारी चीज़ों को देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे हमारे गेस्ट रणवीर सिंह अरोड़ा साहब थे और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त पॉइंट उन्होंने उठाए हैं और पूरी दुनिया में ये देखा जा रही है चीज़, क्योंकि भारत अब देख लें पूरी दुनिया में एक्सपोज होता हुआ दिखाई दे रहा है कि हम देखते हैं सिख यात्री जब भी पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान में बड़े भरपूर तरीके से उनको खुश आमदीद कहा जाता है। और उनके जो पैगामात होते हैं, जो उन्होंने गाने भी बनाए पाकिस्तान की मोहब्बत में, वो कहीं पे ढके छुपे नहीं, आप उनको चुप नहीं करवा सकते। सोशल मीडिया एक ऐसी दुनिया है कि वहाँ पर हर कोई अपने दिल की बात कर लेता है। और हम देखते हैं कि सिख बरादर जो है, हमारे जो पंजाबी भाई हैं, उनका प्यार पंजाब के साथ बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये एक ही है। तो इस मामले में जितनी भी बात की जाए कम है। बिल्कुल जी, हम आगे बढ़ते हैं। एक और अहम इशू पे हमने बात करनी है। नाज़रीन, आपको जैसे कि पता है कि दोहा में अरब और इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं का एक अहम इजलास जो कि इस वक्त जारी है, जहाँ पर इसराइली जारहियत और खित्ते के बिगड़ते हालात पर गौर भी किया जा रहा है। पाकिस्तान ने इस इजलास में एक बड़ी और अहम तजवीज़ दी है कि इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम पर नज़र रखने और बर वक्त इक़दाम के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स या एक ऑपरेशन रूम कायम किया जाए। पाकिस्तान की इस तजवीज़ को मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक की जानिब से काफ़ी पजीराई भी मिल रही है। ईरान ने वाज़े तौर पर इस तजवीज़ की हिमायत की है। कतर बतौर मेज़बान मुल्क पहले ही इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत कर चुका है। इसी तरह सी के सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत और इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ अमली इक़दामात उठाना वक्त की अब बिल्कुल ठीक है। माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर हमारे साथ मौजूद है, हमारी मेहमान शाजिया अनवर चीमा साहिबा। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया शाजिया साहिबा। पाकिस्तान की जानिब से इस्लामी टास्क फोर्स और ये जो ऑपरेशन रूम की तजवीज़ दी गई है, आप इसको कैसा देखती हैं? हमने देखा ईरान और कतर की जानिब से इस तजवीज़ की हिमायत की गई है, बाकी इस्लामी ममालिक भी करेंगे तजवीज़ में शामिल होंगे? इस्लामी ममालिक रिटोरिकली तो हो सकता है इसमें करें, लेकिन उनकी इनसाइड डिवाइड बहुत ज्यादा है। आज से पहले भी जितने इनके इजलास हुए हैं, कोई कंक्लूसिव जो है वो बात सामने नहीं आई। जो प्लेजेस होते हैं वो कभी मटेरियलाइज होते हुए हमें दिखाई नहीं। सब लोग बैठते हैं, बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग होती है, बहुत जो है वो रिटोरिकली बहुत चेस्ट थम्पिंग होती है, बहुत ज्यादा हाइपर मैस्कुलिनिटी जो है वो दिखाई जाती है, लेकिन उसके बाद नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। और हम ये एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, हमने बहुत दफा देखा। और अब गजा का जेनोसाइड तो इस बात की एक टेस्टामेंट है कि मुस्लिम दुनिया के अंदर यूनिटी नहीं है। इस वजह से हम 24 घंटे राइट जो है वो कैमरास पे एक लाइव जेनोसाइड देख रहे हैं और हम उसको देखने के विक्टिम हैं। तो ये सिर्फ इसी वजह से है कि मुसलमान ममालिक में तरक्की पजीर ममालिक भी हैं और मुसलमान ममालिक में बहुत मालदार ममालिक भी हैं, जो कि
जिनके पास इन्वेस्टमेंट की भी कोई कमी नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज की भी कोई कमी नहीं, लेकिन मैं उम्मीद ही कर सकती हूँ आपकी तरह कि इसमें से कोई कंक्लूसिव नतीजा निकले, क्योंकि ये जो एक जेनोसाइडल मैनियक सोशियोपैथ एक रिजीम वहां पे बैठी हुई है इसराइल में, इनका हल जो है वो बातों से या कॉन्फ्रेंसिस से या निगोसिएशन से नहीं निकलेगा। इनके साथ कोई काइनेटिक जो है वो तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इनको सिर्फ एक ही जुबान समझ में आती है, आप बिल्कुल, जिस ज़ुबान की डॉक्टर साहिबा आप बात कर रही हैं, और कुछ टर्म्स भी जो हैं वो सामने आ रही हैं। अरब नेटो के हवाले से भी बात हो रही है और कहा जा रहा है कि एक इस्लामी टास्क फोर्स जो है वो बना दी जाए। मुस्लिम ममालिक जब इकट्ठे होंगे तो एक ऐसी फोर्स बन जाए कि किसी भी इस्लामी मुल्क को अगर टारगेट किया जाता है तो तमाम इस्लामी मुल्क और एक फ़ोर्स जो है इकट्ठी हो और उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो। आपको किस हद तक ये लगता है कि ये चीज़ मटेरियलाइज हो सकती है? ये जो पैन अरेबिक और पैन इस्लामिक आइडिया है, ये नया नहीं है, ये 50-60 साल से भी पुराना आइडिया है। और इसकी जद में हमने अरब दुनिया के अंदर बहुत ब्रूटल किस्म के मर्डर देखे हैं, जैसे कि मुअम्मर कदाफी जो है उसकी लीड जो है मिसाल हम दे सकते हैं। तो जिस भी मुसलमान रहनुमा ने इस्लामी उम्मा की बात की है, उसकी रिजीम चेंज हो गई है या उसका बहुत ब्रूटली जो है उसके मुल्क को तबाह बर्बाद करके उसका कत्ल कर दिया गया है पब्लिकली। तो ये आज की बात नहीं। तो इसमें हमें बड़े दुख के साथ ये समझना पड़ेगा कि इस्लामी दुनिया के एक ना होने में, जहां बाहर के लोगों का बहुत हाथ है, हमारे इस्लामी दुनिया के अंदर भी इख्तलाफात बहुत ज्यादा हैं जो कि हमें एक नहीं होने देते। और अगर एक टास्क फोर्स की बात है और वो नेटो तर्ज की टास्क फोर्स की बात है, तो ये आइडिया भी नया नहीं है। लेकिन ये आइडिया अगर अब नहीं होगा तो वो इस्लामी ममालिक जो कि खुद को वेस्टर्न एलाय समझते हैं और ये समझते रहे हैं कि हम किसी भी किस्म के हमले की सूरत में इम्यून हैं, क्योंकि हम एलाय हैं, हमारे पास वेस्टर्न बेसिस हैं, हम वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारी दोस्तियां हैं। तो ये जो एक भरम है, कतर के रीसेंट अटैक पे ये भी टूट गया है कि इसराइल जो है वो किसी को भी बख्शने वाला नहीं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अगर आज की बात करें हम, तो आज से ठीक 5 साल पहले आज ही के दिन की बात है कि जब अब्राहम एकॉर्ड जो है उस पर दस्तखत हुए थे, और 5 साल बाद आज जो तमाम अरब कंट्रीज़ हैं वो इकट्ठे होकर बैठे हैं कि हमें इसराइल से अब ताल्लुकात जो है वो उस तरह के रहे भी नहीं और हमें ठीक करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस क्या देख रही हैं और आज के दिन की टाइमलीनेस कैसी है? टाइमिंग और सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। आज या तो ये कोई डिसीजन लेकर उठेंगे जिसमें ये अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेंगे और कोई पैराडाइम शिफ्ट होगी और कोई फंडामेंटल चेंजेस होंगे। और अगर आज भी ये इसी तरह अपने अपने जाती जो हैं वो मफादात को लेकर और कोई एक रिटोरिकल बयान देकर उठ गए, तो फिर इनको ये जहन में रखना चाहिए कि आज कतर पे अटैक हुआ है और उस अटैक को जस्टिफाई करने के लिए इसराइल बार बार पाकिस्तान का नाम ले रहा है। ईरान पे वो अटैक कर चुका है, पिछले एक हफ्ते में वो 7 इस्लामी ममालिक पे हमला कर चुका है। यमन की वो पूरी काबीना जो है वो पिछले 15 दिन के अंदर पूरी काबीना जो है वो पॉलिटिकल बॉडी को उसने खत्म कर दिया है। हसन नसरुल्लाह का मर्डर वो कर चुका है, इस्माइल हानिया निगोशिएटर है, उनका मर्डर वो कर चुका है। लेबनान के ऊपर उसके अटैक जारी है, जॉर्डन के अंदर उसकी एग्रेशन उसी तरह जारी है, सीरिया में वो रिजीम चेंज कर चुका है और अब बच के गल्फ स्टेट्स, तो कतर पे उसका अटैक हो गया है जिसपे उसने अलग ऐलान कहा है कि अगर वहां पे हमास के लीडर दोबारा होंगे तो हम दोबारा भी अटैक कर सकते हैं। हालांकि कतर एक ऐसी जगह है जहां पे दुनिया जहान के लोग जो हैं वो लाइव, और बिल्कुल कतर जो है वो सालसी का किरदार भी अदा कर रहा था। डॉक्टर साहिबा, अगर ये इस्लामी ऑपरेशन रूम कायम हो जाता है तो आप क्या समझती हैं किन बड़े चैलेंजेस का सामना होगा? क्या ये इसराइली जारहियत पर बरवक्त और मुत्तहिद रद्द-ए-अमल जाएगा? अगर ये हो जाता है तो फिर आप यूं समझें कि मसला जो है इसराइल और फलस्तीन का हमेशा के लिए हल हो जाएगा। ये इतनी खुशाइन बात है, बट प्रोवाइडेड कि ये हो जाए और इसके होने के बाद ये मटेरियलाइज भी हो जाए, सिर्फ कागजों में ना रह जाए। क्योंकि अब ये गल्फ की स्टेट से लेकर इस पूरे मिडल ईस्ट के रीजन से निकलकर इसराइल अपनी एम्बिशंस जो है वो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में लेके आ रहा है, जो कि पूरे खित्ते को आग में झोंक देगा। यहाँ पे खित्ते में न्यूक्लियर स्टेट्स है, हर जो है वो मुल्क फलस्तीन की तरह बेबस नहीं है।
तो ये बहुत ब्रॉडर और बहुत ज्यादा तबाह बर्बाद करने वाली जंगी सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाएगी। तो जो गल्फ कंट्रीज हैं खासतौर पे जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स की हुई होती है और हमारे उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उनके ऊपर हमला भी हमें किसी ना किसी सूरत में किसी जंग के अंदर जो है वो धकेल सकता है। हम चुप करके नहीं बैठ सकते हैं। गल्फ स्टेट्स हमारी बहुत पुरानी दोस्त हैं और उनकी सिक्योरिटी जो है वो हमेशा वो आउटसोर्स करते हैं वेस्ट पे, या वो अपॉन रिक्वेस्ट होती है उनके एलाइज की तरफ से। तो ये सूरत हाल अगर इस तरह से नहीं निपटाई गई तो फिर ये इसी तरह चलता रहेगा जैसे वो कह रहा है कि वो यूफ्रेटिस से नाइल तक सारे का सारा जो है वो ग्रेटर इसराइल बनाएगा। मुसलसल वो बम्बार्टमेंट जो है वो इसराइल के ऊपर गजा के ऊपर कर रहा है। गजा में अभी भी जो है वो वहां पे फाके चल रहे हैं, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ट्रंप जो है अपनी क्रेडिबिलिटी को बुरी तरह से मफलूज करने के बाद, क्योंकि ट्रंप के कहने पर निगोसिएशन टीम आई हुई थी जी। जिसको वहां पे बिठाकर जो है फिर सुनने में आ रहा है, रूमर्स हैं कि कतरी इंटेलिजेंस ने बताया 10 मिनट पहले तो अपने फोन कमरे में छोड़ के फिर नमाज पढ़ने ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा इस बात करी थी। और तमाम जो अरब कंट्रीज़ हैं उनकी क़यादत जो है वो इस वक्त बैठी हुई है सर जुड़कर, और बहुत आपको ज़रूरी पता है कि इस दफ़ा अगर बिल्कुल एक हो कतर ने जाए नहीं तो कहा था कि हम इसका जवाब देंगे, कैसे देंगे उसकी हम मुशावरत कर रहे हैं। और आज मेरा ख्याल है एक मुतफ़िक़ा एलामिया जो है वो भी जारी होना चाहिए और ये भी हमने सोचना चाहिए कि इसराइल को क्या ये तमाम अरब कंट्रीज़ मिलकर कोई अमली रद्दअमल दे सकते हैं, उसकी पाकिस्तान की पोजीशन में है जानिब या से नहीं ये है। जो इकदाम किया गया इस्लामी टास्क फोर्स या ऑपरेशन रूम की तजवीज़, ये इंतहाई बेहतरीन इकदाम है और इस पर अमल होना चाहिए। हमने देखा कि ईरान और कतर की जानिब से तो खासा पसंद किया गया। अब इस दीगर इस्लामी ममालिक इसमें किस तरह से शामिल होते हैं, मज़ीद क्या होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब मुल्क के बेशतर इलाकों में जो हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल है उस पर बात करते हैं। और इस सूरत हाल में मामूलात ज़िंदगी बहुत हद तक मुतासर हो चुके हैं। वहीं मुतासरा इलाकों में रिहाइश पजीर लाखों अफराद मुश्किलात का शिकार भी हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रात खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खित्ता पोटोहार में गरज चमक और आंधी और यालाबारी के इम्कानात भी मौजूद हैं। शदीद बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग और कमज़ोर ढांचों को नुकसान पहुँचने का खदशा भी जाहिर किया इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर PDM में हमीदुल्लाह मलिक साहब। बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। क्या कहेंगे आने वाले दिन जो हैं इनमें मौसम कैसा रहेगा? जी थैंक यू वेरी मच। एक तो ये कि आपके प्लेटफॉर्म का शुक्रिया कि आपकी वजह से आपके वसत से हमारी जो आवाज़ है उन लोगों तक पहुंचती है जिनको इन मालूमात की शिद्दत से इंतज़ार होता है, जो फंसे हुए हैं दरिया के अंदर या सैलाब में। ऐसी सूरत में उनके लिए ख़ास तौर पर ये इंफॉर्मेशन आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अहम है। अब आते हैं कि जी सूरत हाल का। इस वक्त जो सूरत हाल है, सतलुज जो है इस वक्त 1,01,000 क्यूसेक पे चल रहा है। सिंह वाला पे नीचे जो है वो तकरीबन वो नॉर्मल हो चुका है। ये थोड़ा सा पानी जो है ये कोई 70,000 से ऊपर अभी जो आया है, ये पीछे जो बारिश इंडिया में हुई है उसकी वजह से है। वक्ती तौर पर बारिशें अब सिस्टम तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। अब हल्की फुल्की बारिश है, जहाँ भी ऊपर वाले हिस्से में भी हल्की फुल्की बारिश है और नीचे भी जो हल्की फुल्की बारिश है। अब नेक्स्ट आ जाए अगर हम चनाब की तरफ, तो चनाब की सूरत हाल जो है वो तकरीबन 75,000 इस वक्त चल रहा है मराला पे। और नीचे जो है इस वक्त पंजनद पे 2,72,000, यानी वो सबसाइड हो रहा है। जो पानी यहाँ से चला था 9,17,000 यहाँ से, और उधर कादराबाद में 10 लाख और तकरीबन 70,000 के करीब हो गया था। अब वो तकरीबन सबसाइड हो रहा है पंजनद पे और दरिया सिंध में चला गया। और दरिया सिंध जो है वो आपको पता है माइटी इंडस कहते हैं, तो वो बहुत बड़ा दरिया है, उसके लिए इतना पानी लेके जाना कोई इतना मसला नहीं है। दरमियान में रावी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। वो रूटीन में जो 9-10 हज़ार होता है इस वक्त 9,000 क्यूसेक है। और आगे उसका पानी भी जो है वो चनाब से होता हुआ वो पंजनद पे आगे सिंध में दाखिल हो चुका है। और हाँ, अलबत्ता एक चीज़ जो है आपके इस चैनल के तवसत से कि वो तमाम दोस्त जिनका इस फ्लड के अंदर फंसे हुए हैं, और ख़ास तौर पर उनके लिए कि आप लोग जो हिदायत ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से दी गई हैं और जो आप लोगों के लिए कैंप बनाए गए हैं, क्योंकि आप लोगों को अभी थोड़ा टाइम लगेगा अपने घरों को वापस जाने में, क्योंकि पानी के तो काम हो जाएगा, लेकिन जो
कारहाए जिंदगी हैं उनको सर अंजाम देने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा मलिक तो साहब, आप वो तो खुदारा बात ठीक है बजाय कि पानी थोड़ा सा इन दरियाओं में कम हो भी गया है, लेकिन ये बताइएगा, अभी हम ये भी देख रहे हैं कि कल से एक 11वां स्पेल जो है मानसून का वो भी शुरू हो रहा है और तकरीबन 3-4 दिन 19 तारीख तक वो भी रहेगा। ये बारिशें कितनी होंगी, किन इलाकों को हिट करेंगी, और ये भी बताइए कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ख़तरा भी मौजूद है इन बारिशों के बाद? नहीं, ये बात नहीं, ये वो वाला इस तरह का स्पेल नहीं है। वो जो इंटेंसिटी होती है, पहले जो शिद्दत होती है बारिशों की, वो तकरीबन पिछला जो स्टार्ट जिससे हुआ, ये जो 26 अगस्त और 25 अगस्त की जो दरमियानी शब हुआ, वो तो तकरीबन ऊपर 400 से 500 मिलीमीटर की बारिश हुई थी ऊपर कैचमेंट एरिया में। ऊपर भी बारिश हुई और फिर जैसे जैसे वो पानी नीचे आया, वो बारिश ऊपर वाली पानी भी नीचे आ गया और फिर बारिश भी नीचे आ गई, तो फिर वो उसके साथ ऐड ऑन हो गया। वो उस तरह की बारिशें नहीं है, ये 10 से 15 मैक्सिमम जो है ना वो 20 mm की हैं जो ऊपर हो रही हैं, और ये सिर्फ जो दरिया सतलुज का कैचमेंट है उसमें हो रही हैं। और वो सतलुज का जो है वो तकरीबन जितना इस वक्त है वो उसी को सस्टेन करेगा। बिल्कुल मलिक साहब, हमने देखा कि सैलाबी आपको सूरत हाल से मामलात ज़िंदगी मुतासर हुई है, लोगों के घर बह गए हैं, जमा पूंजी खत्म हो गई है। सैलाब के बायस नुकसानात की जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है, जो तहमीना लगाया गया है, तकरीबन 500 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। PDM की जो अपनी रिपोर्ट है उसमें क्या तहकीकात सामने आई हैं? देखिए जी, ये एक तखमीना, जैसे कुछ इदारे हैं जो सैटेलाइट इमेजेस के जैसे स्पार्क है, उनसे सैटेलाइट इमेजेस को लेकर अभी उसके ऊपर इट्स मतलब प्री मैच्योर कुछ स्टेटमेंट हम होगी जब तक कि हम उसको कंपैरिजन नहीं कर लेते। अभी जो है ना आज हम में उसका मिला, क्योंकि अभी तो उस साइड पे जो जनूबी पंजाब है उस साइड पे तो रेस्क्यू वाला अमल चल रहा है ना, तो वो अभी तक लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। पांचनाथ से पानी अब अभी जा रहा है सिंध में, दरिया सिंध में गया है, सिंध में प्रोविंस में नहीं दाखिल हुआ। अभी गुद्दू जो है वो वहां से तकरीबन 70 घंटे 72 घंटे तो वो ले लेता है ना, तो अभी तक वहां पर आगे अच्छा, जो रिपोर्ट हमारे पास है ना उसमें ये बताया गया है कि PDM की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अब तक पंजाब में 45,70,000 जो लोग हैं वो मुतासर हुए हैं, और अगर हम देहात की बात करें तो 700 देहात इससे मुतासर हुए हैं। जी, तकरीबन देहातों के हवाले से अगर बात करें तो वो 4,757 जो है ना वो एक मौजा जो होता है ना उसमें एक दो भी हो सकते हैं, 3 भी गांव हो सकते हैं। तो ये आपके बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया। 4.7 तकरीबन 4.7 जो मिलियन लोग हैं वो अफेक्ट हुए हैं, और तकरीबन जो इस वक्त 395 जो है वो हमारे कैंप चल रहे हैं, जिसमें 1,07,000 जो लोग हैं वो कैंप में मौजूद हैं। और आप लोगों के तवज्जो से फिर एक दफ़ा कि जो आप अपने तमाम वो दोस्त जो नज़दीक कहीं हैं वो हमारे कैंप की तरफ आ जाएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि आप कहीं ऐसी जगह पर बैठे हों जहाँ पर आप तक पहुँचना मुश्किल हो जाए, क्योंकि इस वक्त पानी जैसे जैसे कम होगा, अभी इस वक्त रास्ता जो है पानी के जरिए हम पहुँच पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डायरेक्टर PDM में अमीरुद्दीन मलिक साहब। सारी सूरत हाल, सैलाबी सूरत हाल, मौसम के हवाले से हमारी उनसे बात हुई है। अभी क्या सूरत हाल है, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मूसा जो कि इस वक्त मौजूद हैं सैलाबी एरियाज में। मूसा, बताइएगा क्या हालात देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त काजीमंद के करीब दरियाए सिंध के इलाके में मौजूद हूँ। इस वक्त मैं जो मौजूद हूँ ये गाँव हमजो जतोई है, जो इस वक्त जो है पानी के घेरे में आ चुका है। इसका जो ज़मीनी रास्ता है मुनक़ता हो चुका है। दरियाए सिंध में इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है वो दिन ब दिन पानी में इजाफा हो रहा है। माहिरीन आबपाशी के मुताबिक इस वक्त जो है 3,30,000 क्यूसेक का जो रेला है वो दरियाए सिंध से गुजर रहा है। जो कच्चे के जो है तकरीबन 20 से ज़ायद देहात है वो इस वक्त जो है उनका पानी के घेरे में उनका ज़मीनी रास्ता जो है मुनक़ता हो चुका है। और जो कच्चे के जो मुतासरीन है वो अपनी मदद आपके तरफ जो निजी कश्तियाँ हैं उन पर सफ़र करके जो है शहर की तरफ ज़रूरी सामान के लिए जा रहे हैं और नकल मकानी कर रहे हैं। और इनका कहना है कि अभी मज़ीद जो है मुश्किलातों में जो है दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इन्होंने जो है सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर हमें जो है सहूलियात फराम की जाए ताकि हम जो है अपने महफूज मकानात की जानिब से मुंतकिल हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मूसा जतोई, आपने में आगाह किया। मुजफ्फरगढ़ में इस वक्त क्या सूरत हाल है जानेंगे अज़हर अब्बास से। अज़हर, यहाँ पर क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर की नवाही यूनियन कौंसल सुल्तानपुर के मौज़ा कोटला मेहर अली में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें जो हैं वो भी पानी में डूब चुकी हैं और यहाँ पर जो लोगों के मकान हैं वो भी जो है वो दरिया की नज़र हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अलीपुर का 70% से ज़ायद इलाका जो है वो ज़रिए है और यहाँ के लोगों की जो ताल्लुक़ है वो ज़राअत से मुंसलिक है। और जो इस वक्त जो हमारे अलीपुर के जो किसान हैं, काश्तकार हैं, वो माशी तौर पर जो है वो बदहाल हो चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद हैं जो मुतासरा हैं, इनसे बात करते हैं कि उसका क्या नुकसान हुआ है। जी बताइएगा। जी हज़ारों की तादाद है, सारी फसल डुब गई है। इमदादी टीम ही वेले तो मौजूद कहनी, कपास सारी बुढ़ गई है, तिली बुढ़ गई है, फसल यकी तबाह थी गई कोल टोटली। इमदादी टीम ही टाइम तो नहीं कहनी पहुंची। अगर कैमरामैन दिखा सके तो मेरी जान 3.5 लाख रुपया चाहता हम ही टाइम तो नहीं, मैं 3.5 लाख रुपया उधार रसा नहीं मिल सका। मेरी जात ढाई गई है, तगारी मजदूर बंदा वहाँ तगारी चाहना, मैं बालें को क्या कहता, मेरी हर शा लौट गई है, माल मवेशी हर शा लौट गई है। के जो मकानात हैं वो भी जो है वो दरिया बुर्द हो चुके हैं। उनकी आला हुकाम से अपील है कि कोटला मेहर अली में जो है उन्हें जो है वो तमाम तर जो बुनियादी सहूलियात हैं वो फराम की जाए ताकि जो इनकी मुश्किलात हैं वो कम हो सके। जी प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।